ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा किया, बल्कि जिसने भारत की तकदीर को एक नई शक्ल दी। ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये है मॉडर्न इंडिया के एक आर्किटेक्ट की दास्तां। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को और करीब से जानते हैं। कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, इसका असली मतलब है सबके लिए एक बेहतर दुनिया बनाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रतन टाटा की जिंदगी का फलसफा था। और यही बात आज हमें समझनी है कि एक ऐसा लीडर कैसा होता है जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करना होता है। तो इस शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए हम उनके सफर के 5 खास पड़ावों को देखेंगे। पहला, स्टील की विरासत। दूसरा, मुश्किलों में वो कैसे और मजबूत हुए। तीसरा, कैसे वो चेयरमैन बने। चौथा, टाटा को ग्लोबल बनाने का उनका सफर। और आखिर में उनके सोने जैसे दिल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, स्टील की विरासत। देखिए, जन्म तो एक सल्तनत में हुआ था, पर जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी। 28 दिसंबर 1937 ये वो तारीख है जब रतन टाटा का जन्म हुआ, भारत के सबसे ताकतवर और असरदार इंडस्ट्रियल परिवारों में से एक में। नाम तो विरासत में मिला, पर कहानी अभी शुरू ही हुई थी। लेकिन महज 10 साल की उम्र में उनकी दुनिया जैसे टूट सी गई। उनके माता पिता अलग हो गए। सोचिए, एक बच्चे के लिए ये कितना बड़ा सदमा रहा होगा। इसी मुश्किल ने उनके बचपन को एक नई शक्ल दी और उनका पालन पोषण किया उनकी दादी नवजबाई टाटा ने। और यहीं से शुरू होता है दूसरा दौर, मुश्किलों की आग में तपने का। एक ऐसा सफर जो आईवी लीग के शानदार कैंपस से शुरू होकर बर्तन मांजने तक पहुंचा। उनकी पढ़ाई लिखाई को देखें तो वो भी कमाल की थी। न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन, फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट का कोर्स, मतलब एक जबरदस्त एकेडमिक बैकग्राउंड। पर ये डिग्रियां उन्हें थाली में सजी हुई नहीं मिली थीं, ये कमाई गई थीं। कैसे? अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपना खर्च निकालने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स की, और उन जॉब्स में बर्तन धोना तक शामिल था। सोचकर देखिए, टाटा परिवार का वारिस, लेकिन जरा भी गुरूर नहीं। वो मेहनत की कीमत समझ रहे थे जमीनी स्तर पर। अब आता है तीसरा पड़ाव, चेयरमैन बनने का सफर। ये कहानी है फैक्ट्री के फर्श से बोर्डरूम की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की। तो सवाल ये उठता है कि एक आर्किटेक्चर ग्रेजुएट जो स्टील प्लांट के शॉप फ्लोर पे काम कर रहा हो, वो इतने बड़े एम्पायर का चेयरमैन आखिर बना कैसे? ये कहानी है जिद और लगन की। उनका सफर बिल्कुल जमीन से शुरू हुआ। पहले टाटा स्टील में एक शॉप फ्लोर वर्कर, फिर एक डूबती हुई कंपनी नेल्को को संभाला और उसे मुनाफे में लाकर दिखाया। इसके बाद वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और फिर 1991 में वो पहुंचे टाटा सन्स के टॉप पर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब 1991 में उन्होंने कमान संभाली, तो सबसे बड़ी चुनौती कॉम्पिटिटर से नहीं आई, बल्कि ग्रुप के अंदर बैठे ताकतवर लोगों से आई। उन्हें अपनी ही लोगों से अपने विजन के लिए लड़ना पड़ा। और उस लड़ाई के बाद शुरू हुआ चौथा दौर, टाटा का ग्लोबल सफर। ये एक ऐसी विजन की कहानी है जो समंदरों को लांघ गया और जिसने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। उनके आने के बाद क्या बदला, ये आंकड़े खुद बताते हैं। जरा सोचिए, 1991 से 2012 के बीच ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और प्रॉफिट 50 गुना। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। टाटा ग्रुप, जो पहले सिर्फ एक घरेलू कंपनी थी, उसे उन्होंने एक ग्लोबल ब्रांडेड पावर हाउस बना दिया। वो वक्त से आगे की सोच रहे थे। और इस ग्लोबल विजन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़े और साहसी कदम उठाए। 2000 में टेटली टी को खरीदा, 2007 में कोरस स्टील को, और फिर 2008 में वो ऐतिहासिक डील, फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर को खरीदना। ये वो फैसले थे जिन्होंने टाटा को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर, सोने का दिल। एक ऐसा एम्पायर बनाना जिसका मकसद ही दूसरों की भलाई हो। ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे। टाटा सन्स, यानी कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टाटा एम्पायर जो भी कमाता है, उसका ज्यादातर हिस्सा वापस समाज के पास चला जाता है।
यही उनकी विरासत की असली बुनियाद है। और उनका ये देना सिर्फ बातों में नहीं था। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कॉर्नेल और हार्वर्ड से लेकर भारत में आईआईटी बॉम्बे और एल्जाइमर रिसर्च के लिए आईआईएससी तक उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर में अरबों रुपए दिए। लेकिन उनकी दरियादिली सिर्फ बड़े बड़े डोनेशन तक ही नहीं थी। वो मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों की मदद के लिए भी आगे आए और यहाँ तक कि सड़कों पर घूमने वाले बेजुबान जानवरों के लिए भी उनकी आवाज उठती थी। उनका दिल हर किसी के लिए था। रतन टाटा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। वो ये कि असली ताकत पैसा जमा करने में नहीं, बल्कि समाज को वापस देने में है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है ये कहानी कि एक असली विरासत क्या होती है। वो एम्पायर जो कोई बनाता है या वो जिंदगियां जो कोई संवारता है। शायद रतन टाटा के मामले में ये दोनों बातें एक ही थीं।